कर देंगे। लास्ट हमने जाइलम का और फ्लोएम का मूवमेंट देखा था। जाइलम का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल मतलब कहां से कहां होगा, रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ जाएगा। और फ्लोएम का मूवमेंट बाय या मल्टी डायरेक्शनल है, क्योंकि सोर्स और सिंक क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो फ्लोएम लिखा है ना, वहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे जहां पर ने फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन लिखा था, लिख लेंगे। In case of phloem translocation, the source and sink are variable. In case of phloem translocation, the source and sink are variable. In case of phloem translocation, the source and sink are variable, and hence the movement through phloem is bidirectional. Hence the movement through phloem is bidirectional. ठीक है, तो ये अपन ने फ्लोएम का और जाइलम के मूवमेंट हमने देख लिया था। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मास फ्लो या प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस किसने दी है, मंच ने। ठीक है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले इस मैकेनिज्म के थ्रू किसका ट्रांसलोकेशन होता है, सुक्रोज का। तो प्लांट में फ्लोएम के द्वारा कौन ट्रांसलोकेट करता है, सुक्रोज। कहां से, पत्तियों से शूट्स और रूट्स की तरफ जाता है। तो फूड का ट्रांसलोकेशन या सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन जो फ्लोएम के द्वारा होगा वो किस मैकेनिज्म से होगा, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो। उसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट। स्मॉल डिस्टेंसेस में तो हम बढ़ते हैं, डिफ्यूजन काम करता है, लेकिन लंबे डिस्टेंसेस में वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट भी किसके थ्रू होगा, मास फ्लो या बल्क फ्लो के थ्रू होगा। तो पहला पॉइंट तो लिख लेंगे आप लोग इसमें, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो और बल्क फ्लो मास फ्लो, प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो explains the movement of mass flow, pressure flow और bulk flow explains the movement of sucrose via phloem. Explains the movement of sucrose via phloem. ठीक है, अब देखो पहली चीज ये मतलब क्या है, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, बल्क फ्लो। यहां पर मास और बल्क का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट या बहुत सारी चीजें।
देखो अभी तक अपन ने डिफ्यूजन पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा था। जब हम डिफ्यूजन पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? एक इंडिविजुअल सब्सटेंस अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था वाटर या सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करता है। मतलब अभी तक अपन जो मूवमेंट्स पढ़ रहे थे वो सब्सटेंसेस के बेसिस पर या सॉल्वेंट के बेसिस पे था, स्पेसिफिक या इंडिविजुअल मूवमेंट था। अब आप इमेजिन करो एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, तो उस नदी के अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं, मिट्टी है या डेब्री है। तो वो डेब्री या कंकड़ या पत्थर या मिट्टी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करेगी या नदी के बहाव के साथ मूव करेगी? तो नदी का जो फ्लो है वो नदी का फ्लो पत्थर, मिट्टी, डेब्री सबको उस फ्लो के हिसाब से मूव करवाएगा। इसे मास फ्लो या बल्क फ्लो कहते हैं। मतलब वहां पर इंडिविजुअल पेबल्स का मूवमेंट नहीं देख रहे, इंडिविजुअल डेब्री का मूवमेंट नहीं देख रहे, इंडिविजुअल मिट्टी का, डर्ट का मूवमेंट नहीं देख रहे। मास फ्लो या बल्क फ्लो का मतलब है पूरी नदी जो है वो एक बहाव में या एक फ्लो में मूव कर रही है। सेम सिस्टम यहां पर काम करेगा। मास फ्लो या प्रेशर फ्लो का मतलब है यहां पर सिर्फ सुक्रोज मूव नहीं करेगा। सुक्रोज सोल्यूट है, सुक्रोज के साथ पानी सॉल्वेंट, वो भी मूव करेगा। कहां से कहां? एक हाई प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट की तरफ। अब ये हाई प्रेशर पॉइंट का मतलब क्या है, लो प्रेशर पॉइंट का मतलब क्या है? इधर देखो, अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये मैंने बना लिए रूट्स, ये है मेरे पास शूट, और ये हमारे पास लीव्स। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस, फूड कौन बनाएगा? पत्तियां। और पत्तियों के अंदर कौन से सेल्स हैं? मीजोफिल सेल्स। तो पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं। ये मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस से शुगर बनाएंगे और वो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सुक्रोज में। मतलब मीजोफिल सेल्स में आपके पास क्या है? सुक्रोज। आपको इमेजिन करना है सुक्रोज कुछ नहीं है, शक्कर की बोरियां हैं। अब इन शक्कर की बोरियों को आपको क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। शक्कर की बोरियां यहां पर हैं, इनको एक हिस्से से कहां पर लेके जाना है? दूसरे हिस्सों तक लेकर जाना है। अब इमेजिन करो आपको शक्कर की बोरियां हैं, शक्कर की बोरियों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे ले जाना है। किसका यूज करोगे? ट्रक का। ट्रक में आप शक्कर की बोरियों को लोड करोगे, लादोगे, और उसको फिर वो ट्रक जहां पर उसको ले जाना है वहां पर जाएगी। शक्कर की बोरियां क्या हो गई? सुक्रोज। ट्रक क्या हो गया? फ्लोएम। और फ्लोएम में भी मेनली सीव ट्यूब्स। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। फ्लोएम 4 चीजों से मिलकर बना है। सीव ट्यूब्स, जिसमें लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, उनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने वाले कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो मेनली जो मूवमेंट है या ट्रक है वो फ्लोएम का क्या है? सीव ट्यूब्स है। वो सीव ट्यूब्स में हमको किसको भेजना है? सुक्रोज को। अब आप क्या करोगे? मजदूरों को बोलोगे, लेबर को बोलोगे कि वो शक्कर की बोरियों को उठाकर किस में डालेंगे? ट्रक में। यानी ट्रक को शक्कर की बोरियों से लोड करेंगे। यहां पर भी बोरियां कौन सी है? सुक्रोज। ट्रक आपके पास कौन सी है? सीव ट्यूब्स। और मजदूर जो इनको लादेंगे वो है कंपेनियन सेल्स। तो इसका मतलब सुक्रोज को मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब्स में ट्रांसफर करने में कौन काम करते हैं? कंपेनियन सेल्स। अब कोई भी आदमी बेचारा जब काम करेगा, शक्कर की बोरियों को लादेगा, तो खर्चा लेगा। तो इसका मतलब यहां पर खर्चे का मतलब है एनर्जी। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? एक्टिव। और इस प्रोसेस को अपन ने क्या नाम दे दिया? फ्लोएम लोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग क्या है? फ्लोएम लोडिंग का मतलब है मीजोफिल सेल्स में जो सुक्रोज थे वो सुक्रोज को कंपेनियन सेल्स किस में डाल रहे हैं? सीव ट्यूब्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये प्रोसेस में एनर्जी खर्च होगी, यानी ये प्रोसेस कैसा है? एक्टिव। यानी फ्लोएम लोडिंग कैसा प्रोसेस हो गया? एक्टिव। अब एक बेसिक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी एक्टिवली सीव ट्यूब्स में फ्लोएम के अंदर आप एक्टिवली शुगर या सुक्रोज डालोगे तो उसके साथ साथ वहां से हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं।
तो जितना एक्टिवली सुक्रोज किस में जा रहा है, सीव ट्यूब्स में, उतना ही एक्टिवली प्रोटॉन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आ भी रखा है 3-4 साल पहले, फ्लोएम सैप एसिडिक होता है या अल्कलाइन? बाहर प्रो H+ आयंस बाहर निकले तो फ्लोएम सैप कैसा होगा? अल्कलाइन। ये आपके इस एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इस पे सवाल इसलिए आ रखा है। तो जितना एक्टिवली कंपेनियन सेल्स ने क्या किया, एनर्जी यूज करके सुक्रोज को सीव ट्यूब्स में डाला, साथ ही साथ सीव ट्यूब से क्या निकलने लग गए? प्रोटॉन्स। तो फ्लोएम सैप का नेचर क्या हो गया? अल्कलाइन। अब सीव ट्यूब्स में क्या आ चुका है? सुक्रोज, मतलब गाड़ी लोड हो चुकी है। अब इन सीव ट्यूब्स के आसपास आपको क्या मिलेंगे? जाइलम। सीव ट्यूब्स के पास क्या मिलेंगे? जाइलम। ये मैंने ले लिया यहां पर जाइलम। जाइलम के अंदर क्या पड़ा होता है? पानी। अब सीव ट्यूब्स में जब आपने सुक्रोज लोड की तो सुक्रोज के कारण सीव ट्यूब्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, सेम रहा या घटा? बढ़ा। सुक्रोज सोल्यूट है, सुक्रोज डालने पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो वो पानी खींचेगा या छोड़ेगा? खींचेगा। कहां से? जाइलम से। तो जाइलम से पानी खींचेगा और वो पानी किस में जाएगा? सीव ट्यूब्स में। तो अब आपकी जो ट्रक है उसमें शक्कर की बोरियों के साथ साथ पानी भर रखा है, सुक्रोज भी है, पानी भी है। क्या बिल्ड हुआ? एक हाई प्रेशर पॉइंट बिल्ड हुआ। और अब ये सुक्रोज और वाटर अपने हाई प्रेशर से कहां की तरफ मूव करेंगे? लो प्रेशर पॉइंट पर मूव करेंगे। और लो प्रेशर पॉइंट पर मतलब जब रूट्स में फाइनली पहुंचेंगे तो वहां पर आपको वापस शक्कर खाली करनी पड़ेगी। मतलब अब आपको डेस्टिनेशन सिंक पर क्या करना पड़ेगा? फ्लोएम अनलोडिंग। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? लोग। इसका मतलब फ्लोएम अनलोडिंग भी कैसा प्रोसेस हुआ? एक्टिव प्रोसेस हुआ। यह पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है? मास फ्लो या प्रेशर फ्लो। मास या प्रेशर या बल्क क्यों कहा? क्योंकि इंडिविजुअली सुक्रोज भी मूव नहीं कर रहा, इंडिविजुअली वाटर भी मूव नहीं कर रहा। वाटर और सुक्रोज का कॉम्बिनेशन पूरा साथ में एक हाई प्रेशर पॉइंट से सॉल्वेंट और सोल्यूट साथ में कहां पर मूव कर रहे हैं? लो प्रेशर पॉइंट्स की तरफ। लेकिन जब डेस्टिनेशन या सिंक पर आएंगे तो सिंक पर वापस क्या करना पड़ेगा? फ्लोएम अनलोड। और फ्लोएम अनलोडिंग भी कैसा प्रोसेस हुआ? एक्टिव। फ्लोएम लोडिंग भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव। फ्लोएम अनलोडिंग भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर है? वापस याद रखना, मीजोफिल सेल्स में शुगर बनी, शुगर को किसने सीव ट्यूब्स में डाला? कंपेनियन सेल्स ने। एक्टिवली या पैसिवली? एक्टिवली, एनर्जी एटीपी से। इसे अपन ने कह दिया फ्लोएम लोडिंग, एक्टिव प्रोसेस। जैसे ही सीव ट्यूब्स में सुक्रोज आया उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने पर उसने क्या किया? नजदीक के जाइलम से पानी खींच लिया, पानी भी उसके अंदर आ गया। कैसा प्रेशर, क्या बन गया? हाई प्रेशर पॉइंट। फिर लो प्रेशर पॉइंट की तरफ मूवमेंट होगा और जहां पर सिंक होगा वहां पर फ्लोएम अनलोडिंग होगी। अगेन एन एक्टिव प्रोसेस। लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ, अच्छा पहले मैकेनिज्म ऑफ मास या बल्क फ्लो। होगा यही। रूट्स में भी आपको फिर रूट्स अगर से ले जाना है तो रूट सोर्स हो गए, तो जो काम यहां पर हुआ है वो यहां पर होगा। वहां पे रूट के कॉर्टेक्स के सेल्स में स्टोरेज होगा, कॉर्टिकल सेल से फ्लोएम में लोडिंग करनी पड़ेगी। यहां पर आपने मीजोफिल सेल से लोड किया है ना, यहां पे रूट के कॉर्टेक्स सेल से आपको लोड करना पड़ेगा सीव ट्यूब्स में। एक्टिव हुआ क्योंकि इसमें एनर्जी ड्रिवन है, क्योंकि आपके पास यहां पर भी जाएगा ना तो ऑलरेडी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, वहां पर भी तो पहले से होगा फूड, तो वो अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। लोडिंग अनलोडिंग दोनों एक्टिव प्रोसेस है। काम यहीं पे सब कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स तो सिर्फ गाड़ी, उसको निर्देश तो कंपेनियन सेल्स ही देगा। हाँ कनेक्टेड है, मतलब उनका काम कंपेनियन सेल्स बताता है उसको काम कैसे करना है। हाँ तो किसको? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है या नहीं जा रहा है? एनर्जी ड्रिवन जो है वो कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट पे डिफर करता है, वेरी करता है। डेड और लिविंग पे थोड़ी डिपेंड करता है।
ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर या मास फ्लो, इसमें लिख लेंगे सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द मीसोफिल सेल्स, sucrose is synthesized in the mesophyll cells. This sucrose is transferred to sieve tubes. This sucrose is transferred to sieve tubes by companion cells actively. By companion cells actively. This is called phloem loading. This is called phloem loading. ठीक है, यहां पे एक नोट लिख लेंगे. As sucrose is actively transported into sieve tubes, as sucrose is actively transported, sucrose is actively transported into sieve tubes, H plus ions या protons move out from the phloem sap. H plus ions या or protons move out from the phloem sap. Hence, phloem sap is alkaline. Move out from the phloem sap. Hence, phloem sap is alkaline. Next point. The presence of sucrose in the sieve tubes. हाँ, नोट खत्म. नेक्स्ट पॉइंट. अब the presence of sucrose within sieve tubes increases the osmotic pressure. Presence of sucrose within the sieve tubes increases the osmotic pressure, and this attracts water into the sieve tubes. And this attracts water from the this attracts water into the sieve tubes from the neighboring xylem. This attracts water into the sieve tubes from the neighboring xylem. This generates a high pressure point within sieve tubes. This generates a high pressure point within the sieve tubes, and thereby sucrose along with water is transferred to the sink, and thereby sucrose along with this creates a high pressure point within, कहां पर होगा, sieve tubes,
and thereby sucrose along with water is transported या translocated या transferred, कुछ भी, is translocated to the sink. At the sink, phloem unloading occurs. At the sink, phloem unloading occurs. Last point. At the sink, phloem unloading occurs, which is again an active process. At the sink, phloem unloading occurs, which is again an active process. फ्लोएम लोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है, फ्लोएम अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है. कुछ नहीं, कंपेनियन सेल्स ने एनर्जी यूज करके ट्रक में सीव ट्यूब में सुक्रोज डाला, सुक्रोज के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, उसने पानी भी खींच लिया, जाइलम से सुक्रोज में पानी भी आ गया और पानी और सुक्रोज मास फ्लो या बल्क फ्लो के द्वारा सिंक की तरफ ट्रांसफर हो गया. सिंक में फिर फ्लोएम अनलोडिंग हुई, जो अगेन एक ऐसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है. अब हमें मालूम है कि ये फ्लोएम या सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा होता है, लेकिन इसको हम किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं? तो वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. एनर्जी सीव ट्यूब को नहीं चाहिए, एनर्जी सुक्रोज को सीव ट्यूब में डालने के लिए चाहिए. फ्लोएम लोड करने के लिए, मेरे को ट्रक चलाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए. वहां पर नहीं है, मूवमेंट तो वो हो रहा है, डाउनहिल हो रहा है, लेकिन मेरे को लादने के लिए, शक्कर की बोरियां ट्रक में लादने के लिए, लोड करने के लिए एनर्जी चाहिए. शक्कर की बोरियां वापस ट्रक से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए. फ्लोएम लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, फ्लोएम अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है. फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहां है? वो तो फिर हाई प्रेशर, आपने लोड करके एक हाई प्रेशर पॉइंट बना दिया, अब तो वो हाई से लो प्रेशर पॉइंट, वहां पे का एनर्जी चाहिए. जब गाड़ी चल रही है तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जिसमें शक्कर की बोरियों को लादने में और शक्कर की बोरियों को हटाने में किसकी चाहिए? एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है. अच्छा, अब देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत एनाटॉमी याद हो, बार्क मालूम है आपको? छाल. हाँ. अभी इतना याद ना, बार्क के अंदर फ्लोएम इंक्लूड होता है, जाइलम इंक्लूड नहीं होता है. तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? कोई भी ट्री में लेते हैं और उसमें बार्क तक का हिस्सा, और बार्क तक का हिस्सा मतलब इसमें क्या शामिल हो जाता है? फ्लोएम. उस हिस्से को हटा देते हैं. तो जैसे आप एक बार्क की रिंग हटा देते हो, इसका मतलब उसमें से आपने फ्लोएम हटा दिया, तो क्या रुक जाता है? ऊपर से नीचे की ओर फूड का ट्रांसलोकेशन रुक जाता है. तो फ्लोएम को हटाने पर फूड का ट्रांसलोकेशन रुक गया. इससे क्या एविडेंस मिलता है? कि फूड ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम काम करता है. और अगर इस सवाल एक स्टडी आ जाए कि एक ट्री में आपने गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया है, तो ट्री का कौन सा पार्ट सबसे पहले मरेगा? रूट्स. क्योंकि जनरली मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, तो किसको भोजन नहीं मिलेगा? रूट्स को. तो सबसे पहले कौन से ऑर्गन मरेंगे? रूट्स मरेंगे. लिखेंगे फिर. तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. इन दिस एक्सपेरिमेंट in this experiment, a ring of bark
up to the depth of phloem, a ring of bark up to the depth of phloem is removed, and hence the downward translocation of sucrose or food is stopped. For the downward translocation of sucrose or food is stopped. Hence, this experiment proves that phloem is responsible for food translocation. That phloem is responsible for food translocation. और यहां पे एक नोट लिख लेंगे. In this experiment, the roots will die first. The roots will die first. ठीक है. फिर यहां पर आपको 2-3 डेटा हैं जो आपको ध्यान में रखने. ठीक है. तो ये डेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको ध्यान रखना है. वाटरमेलन में वाटर कंटेंट कितना है? 92%. हर्बेशियस प्लांट्स में ड्राई वेट होता है 10 से 15, मतलब वाटर कितना होगा? 85 to 90%. और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा पूरे प्लांट में यूनिफॉर्म नहीं होता, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अनइवन का मतलब है जो वुडी पार्ट्स हैं उसमें कंपैरेटिवली लेस पानी होगा और जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स हैं उसमें ज्यादा पानी होगा. लिख लो डेटा. ठीक है. और इसमें एक फाइनल टर्म आपको पता होना चाहिए, विल्टिंग. ये जब गर्मियां होती है तो आपने देखा होगा प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, उसे कहते हैं ड्रूपिंग. क्यों? ये गर्मी में अगर आप पानी कम हो, आपने गमलों में पानी नहीं दिया है या दे भी दिया है तो बहुत सूख गए, तो वो पत्तियां और तने मुरझा जाते हैं. क्यों? एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन के, धूप के कारण. ये जवाब दो. क्या धूपी के कारण? क्या? ड्रूपिंग मुरझा जाने को कहते हैं ड्रूपिंग. कहते हैं ना शोल्डर्स अपने खड़े होते हैं फिर हार जाते हैं तो
हाँ, ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर्स, कंधे नीचे गिर जाना, एक मतलब एक बॉडी लैंग्वेज है कि यू लाइक लॉस्ट या यू डोपिंग। धूपिंग क्या होता है? अच्छा, मुरझा मुरझा जाने को, लटक जाने को क्या कहते हैं? ड्रूपिंग। इसका कारण क्या है? एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। तो मुझे बताओ, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो गया। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन में प्लांट के पार्ट्स, पत्तियां और तने मुरझा जाते हैं, ड्रूप हो जाते हैं। तो उसमें कौन सा प्रेशर कम हो रहा है? ओपी, टीपी या डीपीडी? टर्गर प्रेशर। ओपी और टीपीडी तो बढ़ेगा क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है। कौन सा प्रेशर कम होगा? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर ही उनको उनका प्रॉपर शेप में रखता है। तो टर्गर प्रेशर कम होते ही वो मुरझा जाते हैं। तो विल्टिंग में टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। तो लिख लें आखिरी में विल्टिंग। छुईमी अलग चीज है, वो प्लांट मूवमेंट है, उसमें भी देयर इज अ चेंज इन टर्गर प्रेशर। वो अगर मूव कर रहा है ना, तो चेंज तो टर्गर प्रेशर में हो रहा है, लेकिन वो टच के मूवमेंट के कारण है। इसको क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? थिग्मो। टच इज थिग्मोनास्टी। एक होता है सीज्मोनास्टी। सीज्मो फोर्ट नहीं, लिखो अभी तो पहले। सीस्मो का मतलब आपको पता होना चाहिए, SEISMO। कुछ टेक्निकल टर्म्स देखो, बायोलॉजी में क्या होता है, मतलब अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता हो ना, तो काफी चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे आपको यू पता है, या प्रो पता है, हाइपो पता है, हाइपर पता है, मतलब एपी पता है। तो ये बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं जिससे काफी चीजें बहुत आसान, सिंपल हो जाती है। मतलब अगर आपको बड़े भी एक बड़ा सा टर्म नहीं आ रहा है, ट्रॉफी आपको पता है, ट्रॉफी मिलने वाली नहीं है। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? TROPHY, बायोलॉजी में हर बार आता है, बहुत जगह। न्यूट्रिशन। हाइपरट्रोफी, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट किसी सेल को मिल जाए तो वो ग्रोथ करता है, ठीक है। एट्रोफी, नो न्यूट्रिएंट। तो आप मेनोपॉज आने के बाद हम कहते हैं ना, मेनोपॉज आ जाता है, तो मेनोपॉज के बाद जो यूट्रस है और वजाइना, ये सब एट्रोफी हो जाता है। मतलब एस्ट्रोजन, मेनोपॉज का मतलब है खत्म हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। मेनोपॉज का कारण क्या है? फॉलिकुलस। फॉलिकल्स मरने लग जाते हैं एज के बाद। 45 से 55 वर्ष की आयु तक आते आते सारे फॉलिकल्स खत्म। तो सारे फॉलिकल्स खत्म तो एस्ट्रोजन का सोर्स और प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स खत्म। ना ग्राफियन फॉलिकल्स है, ना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करते क्या है? यूट्रस को, पूरा यूट्रस और वेजाइना को न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है ताकि वो मेंटेन हो सके, थिक हो सके, प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सके। अब जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो यूट्रस और को कोई न्यूट्रिएंट, कोई ब्लड सप्लाई कुछ नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएंगे? एट्रोफी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मतलब बेसिक टर्म्स है जो हमेशा आपको ध्यान रखने चाहिए। वो सीस्मो पता गया। हाँ हाँ, एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हो आप। एंटी ट्रांसपेरेंट में आपके पास नेचुरली प्लांट के पास एब्सिसिक एसिड होता है, हम पढ़ेंगे 20 चैप्टर में। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? एक एंटी ट्रांसपेरेंट। वैक्स की कोटिंग लगा सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड यूज कर सकते हो, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड वो भी यूज कर सकते हो। ये सब एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं। कुछ नहीं होता, वैक्स है। आप पत्ती है, पत्ती के ऊपर एक वैक्स ही कवर लगा दो। वैक्स ही कवर लगाते ही सिंपल आपका वैसलीन लगा दो, सिंपल एक वैसलीन आता है अपने, है ना, घर। तो आप एक काम करो, कभी आपको कराना, पत्तियों के ऊपर ऐसे वैसलीन का कवर लगा लो, तो अपने आप उसमें ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाएगी। ये सब एंटी ट्रांसपेरेंट है, सब वैक्स, सब वैसलीन है या वैक्स है, ये केमिकली क्या है? लिपिड्स। केमिकली लिपिड जैसे मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली नॉन पोलर है, तो वो किसके लॉस को रोक देंगे? वाटर लॉस को रोक देंगे। जैसे टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? अरे हाँ, तो बोल, तो टेम्पोरल शब्द कहां से आया? वो टेम्पोरल लोब तो है। टेम्पोरल लोब कौन सा होता है? कनपट्टी की ये पास वाला, ये लोब। ये आपके पास फ्रंटल है, ये हाँ, जहां पे मां बाप आशीर्वाद देते हैं वो पेराइटल। कान की पट्टी पे जहां बंदूक रखी जाती है, पिस्टल, वो टेम्पोरल।
अरे ये रहा यार, ये टेम्पोरल है। स्फेनॉइड तो अंदर की तरफ है, हाथ तो लगा सकते हो उसको आप। यू कांट फील स्फेनॉइड, यू कैन फील टेम्पोरल, यू कैन फील फ्रंटल, यू कैन फील पैराइटल, यू कैन नॉट फील ऑक्सीपिटल। नहीं, ह्यूमन यार नर्वस सिस्टम थोड़ी पढ़ा है अभी आपने। तो टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है? ओह टेम्पोरल लोब किसके पास में? कान के पास में। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो और समझ रहे हो, कौन? कान समझ रहा है आपका? क्या बोला जा रहा है, शब्दों के बीच की जो भावना है वो कौन समझ रहा है? टेम्पोरल लोब। हर अपन नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज होते हैं। सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर, 3 एरिया होते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन, जैसे जब आप सुन रहे हो तो सुन रहे हो, या आप देख, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो तो आपको नेत्र बता रहे हैं आप क्या देख रहे हो? नहीं, नेत्र सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। वो फोटो, और वो भी आपको पता है फिजिक्स में रियल इमेज इज इन्वर्टेड। फोटो खींची वो भी उल्टी। हां, तो वो उल्टी फोटो आपके कहां पे गई? ऑक्सीपिटल लोब के सेंसी एरिया में। सेंसी एरिया से पास में, हमेशा हर सेंसी एरिया के पास में एसोसिएशन एरिया है। अब एसोसिएशन एरिया उसको सीधा करेगा, फिर एनालाइज करेगा, अच्छा छत पे लगा हुआ है, 3 ये पंखे, घूम रहा है, हवा दे रहा है, पंखा है। तो ये पंखा इंटरप्रेट किसने किया? ऑक्सीपिटल लोब ने। आंखों ने क्या किया? आंखों ने फोटो खींची, उसको क्या पता क्या है? तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट, बेस्ड ऑन योर स्किल सेट, तो वो ऑक्सीपिटल लोब एनालाइज करता है और पता लगाता है ये चीज क्या है। फिर उसका करना क्या है? उसको ऑन करना है, तो आप जाके स्विच ऑन करोगे, तो मोटर एरिया वो फ्रंटल लोब में होता है। तो फ्रंटल लोब का मोटर एरिया, उसने बोला कि भाई अब मेरे को स्विच, एक काम कर, यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी मसल्स तक गई, मसल के आपके मूवमेंट में आपने उसको स्विच ऑन किया, पंखा चला, हवा आई तो ठंड लगी या गर्मी लगी, किसने बताया? पैराइटल लोब। ये अब अपने आपको आईने में देख के तैयार होते हो ना बहुत, कि कितना खूबसूरत लग रहे हो आप, वो कौन बता रहा है आपको? पैराइटल लोब। कोई नहीं बता। तो यार ब्रेन, मतलब भगवान ने कानों के बीच में क्या जबरदस्त चीज बनाई है यार, चश्मा नहीं, कानों के बीच में। मैं तो हमेशा कहता हूं, और मतलब जीवन में ना सबसे पहला इश्क अपने अंगों से होना चाहिए आपको। आपने समझा, एक एक आपका एक एक अंग बेहतरीन है। किडनी आप सोचो, आप हैं हर दिन 25 से 30 ग्राम यूरिया निकाल रही है आपके शरीर से। योर एवरी ऑर्गन, मतलब आप हार्ट देख लो, किडनी लिवर तो मतलब बेहतरीन, अद्भुत है। आप एक एक ऑर्गन, पैंक्री, मतलब गॉल ब्लैडर आपका, पित्ताशय भी, मतलब आज आप सोचो क्या, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, इंटेस्टाइन्स, छोटी भी देख लो, बड़ी भी देख लो, कुछ भी आप कोई ऑर्गन उठा के देख लो, हाँ नहीं, पर ईमानदारी से यू शुड, मतलब एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको है ना, योर एवरी ऑर्गन इज। आप यार पता है, डोभान्स्की एक साइंटिस्ट थे, एवोल्यूशनरिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब इवॉल्व, आपका एवरी ऑर्गन इज इवॉल्व्ड इन सच अ मैनर कि वो प्रिसाइसली कस्टमाइज्ड टेलर मेड फंक्शन कैरी आउट कर सके। आपका लिवर ऐसा ही क्यों है, इधर ही क्यों है, ऐसा ही क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इट इज डिजाइंड, इट इज इवॉल्व्ड इन सच अ मैनर कि वो डिटॉक्स कर सके बॉडी को। आप जितना कचरा वचरा खाते हो, देखो पूरे दिन में कितना कचरा खाते हो, फिर भी आपका शरीर आपको ऐसे एहसास दिलाता है? नहीं दिलाता, क्योंकि काम कर रहा है लिवर। दिखाएगा 40 साल के बाद। आपने अगर 40 साल तक कचरा ही खाया और शरीर को ध्यान नहीं दिया, तो मतलब योर
मैं हमेशा कहता हूं पेन इज गुड, फिजिकल पेन, वो दिल टूटने वाला नहीं। फिजिकल पेन इज गुड बिकॉज इट टेल्स यू व्हाट इज रॉन्ग विथ योर बॉडी। आज आप गर्म भगोने पे हाथ लगा रहे हो और आपको ऐसे जलन ही ना हो, आपको जलन ही ना हो, तो आप रखे रहोगे, वो टिश्यू फटेगा, पहले स्किन, फिर अंदर कनेक्टिव टिश्यू फटेगा, फिर अंदर मसल फटेगी, फिर अंदर बोन्स तक जल कर राख हो जाएगा, जब तक क्या रहेगा। तो जैसे आपको चुबा, आपने हटा लिया, क्या मिल जाएगी? आप क्या हो गया, आप पानी पिलाऊं आपको मैं आज? क्या मिल जाएगी ना? दीक्षा। विल्टिंग लिखो, चैप्टर खत्म होगा, फिर बात करेंगे। हाँ, मैं नहीं बता रहा। सीस्मो आप मुझे पता करके बताना, इसका ओरिजिन ये नेटिव, ये ग्रीक है या लैटिन है, क्योंकि आपको मतलब इतना तो बताया ना, अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा इज डिराइव फ्रॉम आइदर ग्रीक और लैटिन। ग्रीक और लैटिन डेड लैंग्वेजेस है। तो अगर आपको ये सारे इंग्लिश की सारी टर्मिनोलॉजीज या जो बेस है वो ग्रीक या लैटिन का है। कोई भी शब्द आप देख लो, हाइपो, हाइपर, एपी, हाँ प्लांट में, एनिमल में नहीं पढ़ते, प्लांट में, ये प्लांट में मूवमेंट है सारे। विल्टिंग लिख लो, चैप्टर खत्म करो पहले एक बार। विल्टिंग, इट रेफर्स टू ड्रूपिंग, इट रेफर्स टू ड्रूपिंग, it refers to drooping of leaves and other aerial parts of the plant, leaves and other aerial parts of the plant due to excessive transpiration, due to excessive transpiration, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इसमें, टर्गर प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ट्रांसपिरेशन, ठीक है भाई। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर कंप्लीट। मतलब देखो, जनरली प्लांट फिजियोलॉजी को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ये जो तीन चैप्टर्स थे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन थे। मतलब इसमें अगर आपको समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। अब के दो चैप्टर्स हैं बाकी, प्लांट ग्रोथ और मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा चीजें। जैसे प्लांट ग्रोथ है, तो प्लांट ग्रोथ में अपन सबसे पहले हार्मोन्स पढ़ेंगे। हार्मोन्स के बारे में आपको तीन चीजें पता है। एक तो उसकी हिस्ट्री, कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, कहां से डिस्कवर किया। फिर सेकंड, उसके फीचर्स, प्लांट में वो कहां पर बनता है, किससे बनता है। और तीसरा, उसका काम या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, प्लांट में उसके कारण क्या क्या चेंजेस या क्या क्या फंक्शंस देखे जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग तो डाल देंगे पहले, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे PGR। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ग्रोथ एक्टिवेटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स।
ठीक है, अब देखो ग्रोथ एक्टिवेटर्स में हमारे पास मेनली तीन आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स। इसमें आपको केमिकली पता होना चाहिए, ऑक्सिन केमिकली होता है इंडोल एसिटिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स। साइटोकाइनिन केमिकली क्या होता है, एडिनिन नाइट्रोजन बेस डिराइव्ड। जिबरलिन्स डायटर्पिनॉइड्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारे पास मेन आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव होता है, कैरोटिनॉइड्स के। और इथाइलिन गैशियस या वोलेटाइल हार्मोन। लिख लिया। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन में हमारे पास ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरलिन्स है, केमिकली अपन ने लिखा है ब्रैकेट में क्या है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर सवाल आ जाए एक ऐसा प्लांट हार्मोन बताइए या ग्रोथ रेगुलेटर बताइए जो एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों के रूप में काम कर सकता है, इथाइलिन। प्रेडोमिनेंटली वो इनहिबिटर है, लेकिन वो किसके रूप में भी काम कर सकता है, एक्टिवेटर। तो यहां पर एक नोट लिख लेंगे, इथाइलिन। नोट लिख रहे हैं हम लोग यहां पे सिर्फ, इथाइलिन फंक्शंस एज बोथ ग्रोथ एक्टिवेटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। functions as both
ग्रोथ एक्टिवेटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब इस पूरे में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में 3 चीजें देखेंगे, उसका हिस्ट्री, उसका फीचर और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग किस हार्मोन की बात करेंगे? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का वैसे एक्चुअल मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, अब ऑक्सिन की हिस्ट्री में आपको कितने साइंटिस्ट याद रखने हैं? बेसिकली 3 साइंटिस्ट याद रखने। सबसे पहले थे फादर और सन, डार्विन एंड डार्विन। उन्होंने क्या किया था? कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास का उन्होंने क्या स्टडी किया? फोटोट्रॉपिज्म। उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास को जब आप लाइट पड़ती है तो वो लाइट की दिशा में बेंड हो जाती है। तो कैनरी ग्रास का फोटोट्रॉपिज्म किसने स्टडी किया? डार्विन और डार्विन। फिर वो फोटोट्रॉपिज्म का कारण ऑक्सिन होता है, और ऑक्सिन को डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है? वेंट को। वेंट ने किसमें? अवीना की कोइलोप्टाइल टिप पर क्या स्टडी किया? फोटोट्रॉपिज्म। और ये डिस्कवर किया कि ये किसके कारण हो रहा है? ऑक्सिन के कारण। अब आप मुझे बताओ, ये पहले तो बात, कोइलोप्टाइल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कवरिंग है। जहां पे नई पत्तियां बनती है, जैसे मैंने कहा ये स्टेम टिप है। अब अगर जहां पे नई पत्तियां बड बनती है, उसको एनक्लोज, उसको कवर करने वाली एक शीथ क्या कहलाती है? कोइलोप्टाइल। इट इज अ शीथ या कवरिंग जो यंग लीव्स को कवर कर रही है। अब जब लाइट पड़ती है इस पर, जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये लाइट की दिशा में बेंड हो जाती है। क्यों ऐसा? ऑक्सिन क्या कर रहा है कि ये लाइट की दिशा में बेंड हो रही है? लाइट के ऑपोजिट जाके क्या? ऑक्सिन का मेजर काम है सेल एलोंगेशन, लंबा करता है। अब आप देखो, आपके पास ये शूट टिप है, बेसिकली शूट टिप होती है या रूट टिप होती है, वहां पर ऑक्सिन बनता है। जो भी एक्टिवली ग्रोइंग हिस्से हैं वहां पर ऑक्सिन बनेगा। तो ऑक्सिन बना। अब ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन जहां पर लाइट है, लाइट तो क्या करता है? ऑक्सिन को तोड़ देता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो जहां पर लाइट पड़ रही है वहां पर ऑक्सिन की मात्रा कम है, और जहां पर लाइट नहीं पड़ रही है वहां पर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। वहां पर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर सेल ज्यादा लंबे होंगे, और जब सेल ज्यादा लंबे होंगे, यहां पर कम लंबे हैं, यहां पर ज्यादा लंबे हैं, क्योंकि ऑक्सिन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। तो फिर वो क्या हो जाएंगे? वो लाइट की दिशा में बेंड हो जाते हैं। तो पहला कारण तो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन कहां पे ज्यादा होगा? डार्क साइड पर। कहां पर कम होगा? लाइट साइड पर। और डार्क साइड पर वो क्या करेगा? सेल एलोंगेशन ज्यादा प्रमोट करेगा। इसके कारण कोइलोप्टाइल लाइट की दिशा में बेंड हो जाएगा। और ये किसने बताया आपको? वेंट ने। अब इस पे देखो, बहुत सारे केस स्टडीज के सवाल बनते हैं कि आपने बीच में पहले जेलेटिन डाल दिया, अब क्या होगा? या आपने बीच में माइका की प्लेट डाल दी तो क्या होगा? सिंपल याद रखना, जेलेटिन से ऑक्सिन डिफ्यूज हो जाता है। तो जेलेटिन की प्लेट या पट्टी आप डाल भी दो तो भी फोटोट्रॉपिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने माइका का ब्लॉक डाल दिया, माइका ऑक्सिन को डिफ्यूज नहीं होने देता, तो माइका की प्लेट डालते ही फोटोट्रॉपिज्म नहीं देखा जाएगा। फिर तीसरे साइंटिस्ट आपको ध्यान में रखने, कोगल और हेगन स्मिथ। कोगल और हेगन स्मिथ ने भी ऑक्सिन को सबसे पहले कहां से आइसोलेट किया था? ह्यूमन यूरिन से। तो फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज ऑक्सिन, और सबसे पहले उसको डिस्कवर कहां किया था? ह्यूमन यूरिन में। पर ह्यूमन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई काम नहीं होता। एक मेटाबोलाइट है, एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट है। लेकिन मेनली ऑक्सिन का फंक्शन हम कहां पढ़ते हैं? प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो लिख लेंगे पहले तो हिस्ट्री।
ठीक है, लिखेंगे पहला तो हिस्ट्री में ऑक्सिन की, एक सेकेंड। सेकेंड, हिस्ट्री में सबसे पहले डार्विन एंड डार्विन स्टडीड फोटोट्रॉपिज्म, studied phototropism in canary grass. Darwin and Darwin studied phototropism in canary grass. Next point. The credit for discovery of auxin goes to Wendt. Sorry, discover. The credit of auxin discovery goes to Wendt. He studied phototropism. In Avena coeloptile tip. Phototropism in Avena coeloptile tip. ठीक है, फिर यहां पे लिख लेंगे, एक नोट लिखना है यहां पर, द बेंडिंग वॉज ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन. The bending was due to the uneven distribution of auxin. ब्रैकेट में लिख लेंगे more towards the dark side. More towards the dark side, causing cell elongation. More towards the dark side, causing cell elongation. नहीं, सब में जहां पे ऑक्सीजन बनेगा वहां पर देखा जाएगा, पर वो तो डिस्कवर एविना से हुआ मेनली. यहां पर क्योंकि लाइट साइड में ऑक्सीजन था, लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन डिकम्पोज हो गया, तो आपके पास अनइवन, यहां पर कम मात्रा रह गई, यहां पर ज्यादा मात्रा रह गई. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बेंडिंग नहीं होगी. हाँ, एसी ऑन करना है, उधर से ऑन करो, पीछे से. ठीक है, और तीसरा लिख लेंगे फिर हिस्ट्री में, कोगल एंड हेगन स्मिथ. कोगल एंड हेगन स्मिथ आइसोलेटेड
ऑक्सिन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. Isolated oxygen from human urine. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे फिर. ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. ठीक है, फिर यहां पर एक और पॉइंट लिख लेंगे. जेलेटिन ब्लॉक, एक नोट लिख लेंगे इसमें वापस. जेलेटिन ब्लॉक अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन. Gelatin block allows the diffusion of auxin, whereas mica block does not. Whereas the mica block does not. ठीक है भाई, फिर फीचर्स ऑफ ऑक्सिन. अब देखो ऑक्सिन के फीचर्स में पहला तो हमको मालूम चल गया ऑक्सिन कहां बनता है प्लांट्स में. एक्टिवली ग्रोइंग हिस्सों में. एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स मतलब शूट एपेक्स है, रूट एपेक्स है, वहां पर क्या बनेगा आपके पास ऑक्सिन. दूसरा, प्लांट में ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए. प्लांट में ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए दो चीजें चाहिए. एक तो कौन सा आयन चाहिए होता है, जिंक, और कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, ट्रिप्टोफैन. तो ट्रिप्टोफैन, अमाइनो एसिड और जिंक आयंस किसके लिए चाहिए, ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए. उसके बाद ऑक्सिन को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक तो नेचुरल ऑक्सिन और दूसरे आपके पास सिंथेटिक ऑक्सिन्स. अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने. नेचुरल ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल्स IAA सबसे कॉमन, इंडोल एसिटिक एसिड, IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड. सिंथेटिक ऑक्सिन्स में NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-D, सेम ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ये कैटेगरी है. इसमें एक याद रखना है आप लोगों को, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA, वो नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सिन दोनों का उदाहरण है. तो पॉइंट सीखेंगे पहले एक करके. ऑक्सिन के फीचर्स में पहला तो ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड Auxin is synthesized in the actively growing regions of the plant. Auxin is synthesized in the actively growing regions of the plant
such as shoot apex and root apex. हाँ ठीक है, एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स, लेकिन अगर वो लीफ अगर शुरुआत में बड है या वो है तो एक्टिवली बनेगा उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन रिक्वायर्स biosynthesis of auxin requires tryptophan amino acid and zinc ions. Biosynthesis of auxin requires tryptophan amino acid and zinc ions. ठीक है, फिर ये चार्ट बना लो, दो है ऑक्सिन नेचुरल और सिंथेटिक, वो मैं लिखाऊंगा, हाँ इंडोल ब्यूटारिक एसिड, वो ये लिख लो, फिर वो लिखा लो। लिख लिए तीनों, मतलब ये नेचुरल और ये नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, अच्छा नोट, IBA यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ indole butyric acid is an example of both natural and synthetic auxin. An example of both natural and synthetic auxin. ठीक है, तो फीचर्स में आपको याद रखना है कहां पे बन रहे हैं, बनाने में कौन काम कर रहा है, और दो इंडो नेचुरल और सिंथेटिक है। अब काम मतलब अब नेक्स्ट आएगा इनके पास
फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। सबसे पहला काम क्या आता है इसका? सबसे काम मतलब इसको, इसलिए इसका यूज हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में होता है। हाँ, मतलब एक टर्म आता है ना जिसको आप क्या कहते हो? ये क्या होता है? हाँ, एपिकल डोमिनेंस का मतलब अगर मेरे पास ये टिप पर कौन सी बड है? एपिकल बड। तो एपिकल बड ही ग्रो करती रहेगी। एपिकल बड के कारण लैटरल बड की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए लंबा प्लांट होता रहता है, घना नहीं हो पाता। तो आपने देखा होगा आपके घर पे अगर हेज लगी हुई है तो माली आता है तो माली उस हेज के टिप्स काटता है, या चाय की पत्तियों के बागान में जाओ, चाय की पत्तियों को टिप से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस एपिकल बड को हटा देते हो, डीकैपिटेट कर देते हो, तो लैटरल बड्स की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है और बुशेस, हेज और टी, चाय के बागान घने हो जाते हैं। तो वो कौन सा फिनोमिनन है? एपिकल डोमिनेंस का। और इसमें कौन सा काम करेगा हार्मोन? ऑक्सिन। तो पहला अच्छा, एक मिनट, सारे फंक्शन देख ही लेते हैं, आप याद क्या क्या रखने हैं आपको। दूसरा, अगर आप कोई भी स्टेम कटिंग लो लेबोरेटरी में और आप चाहते हो कि स्टेम में रूट्स आ जाए, तो स्टेम कटिंग में रूट इनिशिएशन कौन करेगा? ऑक्सिन। सिर्फ रूटिंग को इनिशिएट करेगा, रूट ग्रोथ को इनिबिट करता है। ऐसा नहीं है कि रूट्स बहुत घने हो जाएंगे, उसमें रूट हेयर्स भी डेवलप हो जाएंगे, नहीं। केवल स्टेम कटिंग से रूट निकालने में कौन काम करेगा? ऑक्सिन। तीसरा, टमेटोज में क्या प्रमोट करता है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनने को। फिर पाइनएप्पल और लीची में क्या प्रमोट करता है? फ्लावरिंग। अब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं। टमेटोज में पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करेगा, पाइनएप्पल और लीची में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। जो आर्टिफिशियल 2,4-D जो सिंथेटिक ऑक्सिन है वो वीडी साइड होता है, डाइकॉट वीड्स को मारता है, मोनोकॉट्स को प्रभावित नहीं करता। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो जितने भी यंग पार्ट्स हैं प्लांट के, यंग पत्तियां हो गई या यंग फ्रूट्स हो गए, कच्चे फल हो गए, इनमें ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है। और जब तक यंग पार्ट्स में ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है वो गिरते नहीं है। गिरने को क्या कहते हैं? एब्सिशन। गिरने को कहते हैं एब्सिशन। पहले बूढ़ा होता है, बुढ़ापे को कहते हैं सेनेसेंस, उसके बाद वो गिर जाता है, एब्सिशन। तो जितने भी यंग पत्तियां हैं, कच्चे फल हैं, यंग पार्ट्स हैं, वो नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जैसे पत्तियां पुरानी हो जाती है, जैसे जैसे फल पकने लग जाते हैं, उसमें ऑक्सिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सिन की मात्रा कम होते ही वो गिर जाते हैं, एब्सिशन। तो ऑक्सिन कर क्या रहा है? प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ यंग लीव्स एंड यंग फ्रूट्स को तो रोकता है, लेकिन ओल्डर लीव्स और राइपन फ्रूट्स के एब्सिशन को प्रमोट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है? सेल एलोंगेशन में, और सेल एलोंगेशन के साथ साथ जाइलम के डिफरेंशिएशन में कौन काम करेगा? ऑक्सिन काम करेगा। 7 फंक्शंस ध्यान में रखने। तो लिखेंगे फिजिकल फंक्शंस में पहला आ जाएगा एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस it is a phenomenon, it is a phenomenon in which the apical bud it is a phenomenon in which apical bud suppresses or inhibits the growth of lateral buds. Inhibits the growth of lateral buds. Next, hence the apical bud is decapitated. Removed को कहते हैं
डीकैपिटल धर से अलग कर देना बेसिकली. Hence the apical bud is decapitated to promote the growth of lateral buds. To promote the growth of lateral buds. और ब्रैकेट में लिख लेंगे यूज्ड इन हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशंस. Used in hedge making and tea plantations. ठीक है. फिर सेकेंड, ऑक्सिन इनिशिएट्स. सेकेंड फंक्शन, ऑक्सिन इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग. Auxin initiates rooting in stem cuttings. तीसरा, promotes parthenocarpy in tomatoes. Promotes parthenocarpy in tomatoes. Next, promotes flowering in pineapple and lychee plants. Promotes flowering in pineapple and lychee plants. Next function, synthetic auxin 2,4-D. Synthetic auxin 2,4-D acts as a weedicide. Acts as a weedicide, that is, kills dicot weeds. Kills dicot weeds, ब्रैकेट में लिख लेंगे does not harm monocots. Does not harm monocots. Next, auxin prevents premature falling of young leaves and fruits. Auxin prevents premature falling of young leaves and fruits. But promotes abscission of older leaves and ripened fruits.
मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक पेड़ से पत्ती गिर रही है और पेड़ से जब पत्ती गिर रही है तो उस पत्ती में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी या कम? कम होगी। कम होगी इसलिए वो लीफ फॉल हो रहा है। जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, वो यंग थी, तब तक वो नहीं गिरेगी। जैसे ही बूढ़े होने पर उसकी मात्रा ऑक्सीजन की कम होती जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। और फाइनल फंक्शन स्टिम्युलेट्स सेल एलोंगेशन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। हाँ, देखो क्या होता है, अब टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर में आप कोई भी प्लांट पार्ट को ग्रो करवा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास पहले से एक स्टेम कटिंग है, एक स्टेम तना है, और आप चाहते हो कि उसमें रूट्स आ जाए, तो हम लोग ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आप चाहते हो कि उसमें आगे चलकर रूट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव रूट ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव रूट हेयर्स हो जाए, तो इथाइलिन का ट्रीटमेंट देते हैं। देखो आगे अपन क्या पढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन धीरे धीरे किसके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है? इथाइलिन को। और इथाइलिन की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता रहता है। मतलब कोई भी नया पत्ता, नई पत्ती बनी, नया फ्रूट बना, नई बड बनी, कोई भी नया चीज जो बनी है, जो एक्टिवली ग्रो कर रही है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। अब धीरे धीरे उसमें वो काम करता रहेगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन किसको प्रमोट करता रहेगा? इथाइलिन को। मतलब जब तक इथाइलिन बनेगा, जब तक पत्तियां पुरानी हो जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन दी ओल्डर सेनेसेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे जैसे पत्तियां पुरानी होने लग जाती हैं, जैसे जैसे पत्तियां बूढ़ी होने लग जाती हैं, जैसे जैसे फल पकने लग जाते हैं, तो उनमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इथाइलिन। अब इथाइलिन के लेवल्स बढ़े तो इथाइलिन ने किसको क्या कर दिया? ऑक्सीजन को कम कर दिया। तो सवाल अगर आ जाए कि पत्ती के एब्सिशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप दो कह सकते हो, सर इथाइलिन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए तो इथाइलिन आंसर करेंगे, क्योंकि इथाइलिन के कारण ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल आ जाए, एब्सिशन ऑफ लीव्स इज प्रमोटेड बाय। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, वो भी तो एब्सिशन प्रमोट कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम कर कौन रहा है? इथाइलिन। तो एब्सिशन ऑफ लीव्स के लिए मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? इथाइलिन। इस तरह से देखो यार, एंटागोनिस्टिक में बड़ा इशू है। एंटागोनिस्टिक का मतलब है दोनों साथ साथ अगेंस्ट में काम कर रहे हो। आप समझ रहे हो, ये एक मात्रा बढ़ा रहा है, घटा रहा है, वो एंटागोनिस्टिक नहीं कहते। एंटागोनिस्टिक का मतलब है एक अगर कोई चीज बढ़ा रहा है तो दूसरा वही चीज को घटाएगा। ये तो एक दूसरे पर काम कर रहे हैं ना? नहीं। देखो यार, देखो सब्जेक्टिव चीजों में तो साइटोकाइनिन ऑक्सीजन दोनों सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन आपके पास आता है मेजर हार्मोन जो सेल डिवीजन में काम करेगा, तो फिर हम साइटोकाइनिन आंसर करेंगे। देखो अब आपको तैयारी सब्जेक्टिव तो है नहीं कि बोर्ड का पेपर या एग्जाम में कि 3 नंबर का सवाल है, आपको फंक्शन लिखने, तो आप इधर उधर कुछ भी यू कैन बीट अराउंड द बुश। ऑब्जेक्टिव में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए किस हार्मोन की बात हो रही है। हर नोट्स में आपने देखा होगा टीचर क्या करते हैं, हर हार्मोन के फंक्शन में सब कुछ लिखा देते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हैं। उससे प्रॉब्लम आती है कि आप एमसीक्यूज में किस एब्सेशन के लिए कौन सा हार्मोन होगा, तो हमको याद रखना है इथाइलिन होगा। लीव सेनेसेंस को डीले करने के लिए, बुढ़ापे को डीले करने के लिए साइटोकाइनिन हम पढ़ेंगे। रिचमंड वो न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करता रहता है, क्लोरोफिल को बनाए रखता है, तो पत्तियां ज्यादा समय तक यंग रहती हैं। सेनेसेंस में डीले साइटोकाइनिन। सेल एलोंगेशन लिखा हुआ आ जाए, एपिकल डोमिनेंस आ जाए, रूटिंग इनिशिएट तो ऑक्सीजन। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे वो, ठीक है? कल करें। हाँ, रूट ये बनाता है, लेकिन रूट ग्रोथ और रूट हेयर की ग्रोथ इथाइलिन करेगा।